नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और एक और अहम मुद्दा आपके बीच लेकर आज हाजिर हैं हम। होली खत्म होते ही गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इस बार प्रचंड गर्मी की चेतावनी जारी की है। इस साल में मार्च से लेकर मई तक तपाने वाली गर्मी पड़ने वाली है। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि हीट वेव सिर्फ तेज नहीं बल्कि लंबे वक्त तक भी चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने अभी से ही चेतावनी जारी की है कि पिछले सालों के मुकाबले हीट वेव कई रिकॉर्ड तोड़ सकता है और काफी समय तक चल सकता है। हीट वेव शुरू होने से पहले अभी से ही आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। आज हम इसी पर खास शो करने जा रहे हैं। शुरू हुआ हीट वेव का टॉर्चर। और आज के इस हमारे अहम मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्काईमेट के वीपी मेट्रोलॉजी महेश पलावत जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुकून हॉस्पिटल की डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर फियोनिका पौडवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। महेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। इस साल मार्च से मई के बीच प्रचंड गर्मी और लंबे हीट वेव की चेतावनी दी जा रही है। देश के कई इलाकों में गर्मी फील होना शुरू भी हो चुकी है। आखिर इसके पीछे मौसम के कौन कौन से बड़े कारक आपके हिसाब से जिम्मेदार हैं? देखिए, इस बार जो आपने देखा कि जो फरवरी का महीना था वो भी सामान्य से ज्यादा गर्म दिखाई दिया था और पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि हर साल जो है वो पहले से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। 2016 अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म साल था। तो ये मार्च, अप्रैल और मई प्री मानसून मंथ होते हैं और इस बार हमने देखा कि जो स्नोफॉल होना चाहिए था वो भी पहाड़ों पर नहीं हुआ है, काफी कम हुआ है। 23 जनवरी और 27 जनवरी को ही हैवी स्नोफॉल हुआ है। उसके बाद से लगातार सूखे के हालात बने हुए हैं। एक तरह से सूखे जैसी कंडीशन बनी हुई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और जो विंटर रेन होती है वो भी नहीं हुई है। तो इसीलिए जो टेम्परेचर है समय से पहले बढ़ना शुरू हो गए। अब जरसगुड़ा में आज लगभग 39.6 का टेम्परेचर था, यानी 40 डिग्री के आसपास। तो जरसगुड़ा जो उड़ीसा में है वहां पर दिखाई दे रहा है और विदर्भ में भी 38 39 तक आसपास पहुंच चुके हैं। गुजरात और राजस्थान में भी 38 और 37 के आसपास टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि आगे अल्नीनो का भी चांसेस लग रहा है, अभी जो एंसो न्यूट्रल कंडीशन है, धीरे धीरे अल्नीनो डेवलप होने की संभावना है, तो जिससे पूरे ग्लोब के टेम्परेचर पर असर पड़ेगा। तो इसीलिए लग रहा है कि अब क्योंकि एक तो बारिश नहीं हुई है, स्नोफॉल नहीं हुआ और आगे भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्री मानसून एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए सामान्य से ऊपर टेम्परेचर रहेंगे तो जो हीट वेव है वो ज्यादा सीवियर रहेगी और प्रोलॉन्ग्ड रह सकती है। जी। आईएमडी का पूर्वानुमान है आईएमडी का इस बार गर्मी जल्दी शुरू होगी। तापमान में तेजी से बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। गर्मी शुरू हो भी चुकी है। देश के कई राज्यों में फील होना अभी महसूस होना भी गर्मी शुरू हो चुकी है। मार्च से मई में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना और कई इलाकों में लंबे वक्त तक हीट वेव जारी रहेगा। इस खबर को सिर्फ आप तक और आईएमडी के अनुमान को हम सिर्फ आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि आपकी तैयारी भी करवाना चाहते हैं कि अगर हीट वेव ज्यादा रहने वाला है, इस बार गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है, प्रचंड गर्मी होगी, तो फिर आपको तैयार कैसे होना है। हमारे साथ डॉक्टर फियोनिका पौडवाल है, डाइटिशियन, कुकून हॉस्पिटल जयपुर से। डॉक्टर फियोनिका, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। हीट वेव के दौरान शरीर में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में आपके हिसाब से डाइट में, खान पान में किस तरह के बदलाव करने चाहिए? जैसे ही अभी सीजन ट्रांजिशन करेगा तो हमें मेनली जो जैसे पानी की कमी को हम पानी से या लिक्विड से ही पूरा कर सकते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक अगर एक नॉर्मल रिकमेंडेड क्वांटिटी हम समझे तो हमें पानी या लिक्विड्स एटलीस्ट 2 से 3 लीटर लेने चाहिए। इन केस हम इतना पानी नहीं पी पाते हैं तो सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग लिक्विड्स जैसे नींबू की शिकंजी है, नारियल पानी है, छाछ है या एनी काइंड ऑफ लिक्विड्स या जूसी फ्रूट्स जो होते हैं जो गर्मियों में ज्यादा आते हैं तो उनका इंक्लूजन ज्यादा करना है। एंड घर से निकलते समय मेनली है ना, जब हम बात करते हैं गर्मी का जो असर होता है वो तब ज्यादा होता है। एक तो ये होता है कि जब हम
घर से खाली पेट निकल रहे हैं। तो कोशिश करें जब भी आप घर से जा रहे हैं बाहर, तो कुछ एक प्रॉपर सॉलिड ब्रेकफास्ट करके निकले। एंड सबसे अच्छा तरीका है हाइड्रेशन का पानी, जो हर जगह हमेशा अवेलेबल होता है। तो जितना हो सके उतना थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहें। एंड जो लोग अंदर रहते हैं, जैसे हमें एक नोशन होता है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं या धूप में है वही डिहाइड्रेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग एसी में रहते हैं कई बार उन्हें वैसे समझ नहीं आता है, बट डिहाइड्रेशन वहां भी हो रहा होता है। तो आप चाहे इंडोर्स में है चाहे आउटडोर्स में है, क्योंकि सीजन ओवरऑल चेंज हो रहा है, तो हाइड्रेशन का ध्यान उनको भी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हीट वेव से कैसे बचे लगातार हमारे व्यूअर्स को हम बता रहे हैं। और हीट वेव आखिरकार क्या होता है, क्यों बढ़ रही है गर्मी, यह आपके सामने रख देते हैं। क्लाइमेट चेंज से मौसम का पैटर्न जो है वो तेजी से बदल रहा है और इस बदलते पैटर्न की वजह से गर्मी और ज्यादा पड़ रही है। पिछले कुछ सालों से ये महसूस भी किया जा रहा है। शहरों में कंक्रीट और साथ ही प्रदूषण बढ़ने का भी असर है। जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लगातार ड्यूरिंग द एंटायर ईयर होती है, वो भी एक कारण है इस गर्मी के बढ़ने की। जंगलों की कटाई से काफी हद तक नेचुरल जो हवा है या नेचर कूलिंग इम्पैक्ट जो है वो लगातार घटता हुआ दिख रहा है, जिसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। और हीट वेव आखिरकार कब माना जाता है? मैदानी इलाकों में जब 40 डिग्री से ज्यादा तापमान हो उसे कहते हैं हीट वेव। सामान्य से जब 4 से 6 डिग्री ज्यादा तापमान पहुंच जाता है, हीट वेव से लोगों के हेल्थ पर काफी हद तक असर पड़ता है और इसी वजह से ये मुद्दा जो है इन इटसेल्फ काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। डॉक्टर संजीव बगाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक से। संजीव जी शुक्रिया डॉक्टर संजीव अपना समय हमें देने के लिए। हीट वेव के दौरान शरीर में डिहाइड्रेशन जो है वो तेजी से बढ़ता है, कि आपको क्या लगता है कहां तक नुकसान होगा इससे? क्या इससे किडनी पर गंभीर असर पड़ सकता है और क्या चीजें, क्या मिटिगेशन प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए आपके हिसाब से? जी गुड इवनिंग। सो जो हीट का जो इम्पैक्ट होता है बॉडी में, वो 4 स्टेजेस से होता है। पहला स्टेज होता है हीट एक्सपोजर, दूसरा है हीट क्रैम्प्स, तीसरा होता है व्हाट वी कॉल एज डिहाइड्रेशन, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, गोइंग इनटू स्टेज 4 व्हिच इज शॉक। ये कुछ घंटों में स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 3 जा सकता है। तो इसका जो बॉडी पर इम्पैक्ट होता है, जो पहले जो लक्षण होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं, वो है हेडेक, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, फीलिंग फेंट, अनकॉन्शियसनेस। और उसके साथ क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स की कमी होती है शरीर में, उसका इफेक्ट ब्रेन पर, किडनी पर, लिवर पर और मसल्स पर हो सकता है। तो जो मेन जो वनरेबल ग्रुप है वो है छोटे बच्चे और एल्डरलीज, और जिनको प्री एग्जिस्टिंग कोरमॉर्बिड कंडीशंस हो, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ऑलरेडी जो बॉडी को जो एक्सपोजर होता है, क्योंकि पोल्यूशन से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एयर पोल्यूशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रॉन्ग डाइट के कारण, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कारण, ओबेसिटी के कारण, ये सारी चीज ये इम्पैक्ट को कंपाउंड कर देती हैं। तो इससे बहुत बच के रहना है और प्रॉपर बैलेंस डाइट, लेस फैटी फूड, नो एरिएटेड ड्रिंक्स, नो फास्ट फूड, नो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और एडिक्वेट लिक्विड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से। और इनफैक्ट किन राज्यों में हीट वेव का खतरा ज्यादा है ये भी आपको बता दें। राजस्थान इस बार तापमान ज्यादा बढ़ सकता है। पंजाब, हरियाणा में भी मार्च के बाद तेजी से तापमान के बढ़ने की आशंकाएं हैं। दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लंबे समय तक हीट वेव रहने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अप्रैल और मई में तीखी गर्मी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में महेश जी आपसे समझना चाहेंगे, इस बार हीट वेव सिर्फ ज्यादा गर्म नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, ये संभावनाएं भी जताई जा रही है। इसका असर आपके हिसाब से कहां तक देखा जा सकता है? पिछले कुछ सालों में हीट वेव की तीव्रता और अवधि बढ़ती दिखी है। क्लाइमेट चेंज का स्पष्ट संकेत क्या ये कहा जा सकता है?
जी हाँ, ये क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो जो सोलर एनर्जी को वो ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर में और ये जो एटमॉस्फेयर गर्म होता जाता है। और धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि जो एसी, कूलर और ये जो एसी वगैरह और जो ये गाड़ियाँ वगैरह हैं, इनसे जो ग्रीन हाउस गैसेज़ उत्सर्ज हो रही हो है, उस वो भी एक तरह से इसको ट्रैप करती हैं, जो एनर्जी को, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ता है। और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि खेत खलिहान कट रहे हैं और कंक्रीट जंगल बनते जा रहे हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट तो दिखाई देता ही है। तो जैसे ही ये जो प्री मानसून मंथ होते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, तो सेकंड हाफ ऑफ मार्च से टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और अप्रैल और मई सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, कि विशेषकर मई का महीना सबसे ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन क्या होता है कि जो पूर्वी जो भारत है, जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर काल वैसाखी या जिसको कहते हैं कि बहुत वॉयलेंट थंडरस्टॉर्म वगैरह शुरू हो जाते हैं और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, राजस्थान के कई इलाकों के साथ-साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी आती है बीच-बीच में। तो ये एक तरह से क्या होता है कि जो उसको बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं नेचर का, जो टेम्परेचर बढ़ रहे होते हैं, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ हैं, वो भी कम आती हैं। क्योंकि जब जब भी ये बादल बनते हैं गरजने वाले, इनको बनने के लिए कुछ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ मॉइस्चर चाहिए, यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने या दोनों समुद्रों से हवाएँ आएँ। तो अगर इस तरह से होता है तो बीच-बीच में ये अप्रैल और मई में प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर जो मानसून है, वैसे तो 1 जून को केरल में पहुँच जाता है, लेकिन जो पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस इलाके में जून के एंड में पहुँचता है और ऑलरेडी हवाएँ चेंज हो चुकी होती हैं, पूर्वी हवाएँ चलती हैं, जिससे कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो डिस्कम्फर्ट इंडेक्स बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि पसीना आता है, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा नमी होती है कि पसीना सूखता नहीं है। इससे हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक की घटनाएँ भी बढ़ जाती हैं। तो ये डॉक्टर साहब अच्छी तरह से बता पाएँगे कि उससे कैसे निपटा जाए, लेकिन ये है कि जो जून का महीना है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली महेश जी, वेल एक्सप्लेन्ड। और इनफैक्ट डॉक्टर फियोनिका, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए महेश जी भी जिस तरह से बता रहे हैं, एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया है हमने। खेत खलिहान और साथ ही वन फॉरेस्ट जो है उनको काट दिए गए हैं, जिसका इवेंचुअल इम्पैक्ट अब हम देख ही रहे हैं। साल दर साल जिस तरह से हीट वेव बढ़ते नजर आए हैं, अब ये सिचुएशन तो आ चुकी है, सिचुएशन से निपटने की कोशिश भी होती है और ऐसे में लगातार मेडिकली, क्लिनिकली क्या करना चाहिए, इस पर आपसे जानकारी काफी हद तक जरूरी होती है। अब जब भी हीट वेव या गर्मी का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, पानी पीना, ठंडा पानी पीना, इसे सही समझा जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ पानी पीना काफी है, इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रेशन ड्रिंक्स की भी जरूरत हो जाएगी? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी पीना तो जरूरी है ही सही, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम नॉर्मली समझते हैं, लाइक कॉमन लैंग्वेज में अगर हम समझे, तो अगर आप कोई सीजनल फ्रूट ले रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या जैसे हम ओआरएस बहुत इजीली समझते हैं ना, जब भी हमें डिहाइड्रेशन जैसा होता है तो हम ओआरएस लेते हैं, मेनली जिसमें सोडियम वाली चीज हो जाती है, नमक वाला पानी या नमक शक्कर वाला पानी, जिसको हम नींबू शिकंजी के फॉर्म में लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हम समझे तो काफी सारे मेन जो है, जो हमें बचाएंगे डिहाइड्रेशन के टाइम पे या वैसे जनरली बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये हमें नॉर्मल खाने के थ्रू मिल जाते हैं, चाहे नारियल पानी जो है उसके थ्रू मिल जाएगा हमको ये, और नींबू पानी जो हम पी रहे हैं उसके थ्रू आ जाएगा। छाछ अगर आप ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बट उसमें अगर आपने नमक ऐड कर दिया तो वो आ जाएगा। दही की बात करें तो एज एन प्रोबायोटिक, वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो अगर हम गर्मियों का जो एक इंडियन ट्रेडिशनल डाइट है, अगर आप उसमें एडिटेड ड्रिंक्स हटा देते हैं, जैसे ठंडे पानी का ट्रेंड अभी आया है, या एनर्जी ड्रिंक्स, या जो क्या कहते हैं हम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो पहले नहीं हुआ करते थे, तो अगर हम ट्रेडिशनल जो शरबत वाला जो फॉर्मेट होता है हमारा, जिसमें सीजन की चीजें, चाहे सौंफ हो, चाहे बेल हो, चाहे और कूलिंग वाली जो चीजें हम लेते हैं, कोकम जैसी चीजें, वो हेल्पफुल हैं। वेरी सिंपल चीज, नींबू पानी इज वेरी गुड, नारियल पानी जो आजकल हर जगह हमेशा अवेलेबल होता है, दैट इज वेरी गुड फॉर बैलेंसिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम वैसे देखें
नट्स हैं या फ्रूट्स हैं, उसमें हमें काफी सारे मिनरल्स और लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। तो जो नॉर्मल बैलेंस डाइट है वो, और लिक्विड्स में जो हम जनरल, अगर हम इंडियन या ट्रेडिशनल चीजों की बात करें, बहुत फैंसी कुछ भी नहीं करना होता है। अगर हम समझे सिर्फ पानी से ही हाइड्रेशन मिलेगा, ये भी नहीं है। अगर आप सीजन के फ्रूट्स जैसे तरबूज है, खरबूज है, अभी संतरा आ रहा है, ग्रेप्स आ रहे हैं, तो जो हमारा सीजन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स चेंज होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप फिर अभी कुकुम्बर आ जाएंगे ऑल वैरायटी ऑफ, जैसे ककड़ी फॉर्म में या नॉर्मल खीरा के फॉर्म में, वो हमने ऐड कर लिया। मिंट इज वेरी कॉमन इन दिस सीजन। तो आम पन्ना जैसे थोड़े समय बाद केरी आती है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल चीजें हैं, अगर हम सिर्फ उसको भी रेगुलरली लेते जाएं तो हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, होने के बाद क्योर भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये स्टेजेस चेंज होने में बहुत कम टाइम लगता है, तो जस्ट विजिलेंट रहना, पहले समझ पाना कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो सबसे अच्छा तो है कि प्रिवेंट करें। जैसे हमने कहा कि आपको 10 से 12 ग्लास लिक्विड लेना ही है, वो पूरा पानी के फॉर्म में ना होके बहुत सारी चीजों को मिला के हो सकता है। जैसे ही फील होने लग जाए तो थोड़ा सा, चाहे ORS हो, चाहे नारियल पानी हो, या किसी भी चीज से हमने रिप्लेनिश कर लिया अपने आप को। और अगर ऐसा लगता है कि स्टेजेस आगे बढ़ रही है, उसके बाद तो फिर सबसे अच्छा है कि आप परामर्श लें। जैसे जो हम यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, दैट विल बी मोर देन नॉर्मल से ज्यादा, ये कंडीशन जल्दी बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग हो सकता है अफेक्ट हो। तो आप लोगों ने जो ये सेशन रखा है वो इसीलिए है कि लोग अवेयर पहले रहे, प्रॉब्लम नहीं आए, और होती है तो कैसे फिर जाके हमें डॉक्टर से को अप्रोच करना है, सो दैट सीवियर नहीं हो जाए। क्योंकि बहुत छोटी सी चीज लगती है डिहाइड्रेशन, बट उसकी सीवियरिटी जो है वो बहुत सारे फॉर्म में आती है, जो अभी सर बताएंगे। ओके हाँ बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं फियोनिका जी कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और कंज्यूमर एज किंग से हमारा वन ऑफ द गोल एम ये भी है कि हाँ, सिचुएशन जो भी हो, मुद्दे हम उठाते हैं और उन मुद्दों के बाद सोल्यूशन ओरिएंटेड बात भी करने की कोशिश होती है। संजीव जी, आपसे अगला सवाल होगा मेरा। देखिए, जो हेल्दी हैं, जो फिट हैं, उन्हें तो प्रिकॉशंस लेने होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका क्या? जो लोग पहले से लेट्स से डायबिटीज, बीपी या किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए हीट वेव कितना खतरनाक हो सकता है और उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपके हिसाब से, डॉक्टर? जी, तो जो सबसे, जो जैसे मैंने कहा पहले, जो वनरेबल ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जहां होता है, वो छोटे बच्चे अंडर द एज ग्रुप ऑफ 5 to 10 years और एल्डरली अबव द एज ग्रुप ऑफ 60-65 years, और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस कैरी करती हैं, जैसे आपने कहा है हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड सो ऑन। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप छोटे बच्चों का एग्जांपल लें, कि उनका जो सबसे मैक्सिमम एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो सिर होता है, बॉडी सरफेस एरिया पर केजी रेशियो के हिसाब से। तो सर ढकना बहुत ही जरूरी है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये चीज ट्रेंड नहीं है। अगर आप कहीं भी इंटरनेशनली जाएं तो एक सन हैट बहुत बहुत बेनिफिशियल है, या एक सिंपल अम्ब्रेला भी कैरी करना जरूरी है। दूसरी चीज है, कवर द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो आपके आर्म्स एंड लेग्स हैं उसको आप ढक के रखिए। व्हाइट कपड़ा पहनिए, जितना आप डार्क कलर कपड़ा पहनेंगे उससे हीट अब्सॉर्ब होती है। और जहां तक हो सके पीक टाइम पर, जो 12 से 3 या जब बहुत ज्यादा लू चल रही हो नॉर्दर्न इंडिया में जैसे एग्जांपल, उस टाइम बाहर ना निकले। जो आपका एडिक्वेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो होता है, वो बॉडी का बैलेंस, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अगर आपका, जैसे बच्चों में बॉडी रिजर्व बहुत कम रहता है और आपका जो किडनी फंक्शन अभी भी फुल्ली मैच्योर्ड नहीं होता है, तो अगर 3, 4, 5 घंटे कंटिन्यूअस सीवियर हीट में एक्सपोजर हो, तो बच्चे का उतना डिहाइड्रेशन हो सकता है कि किडनी और किडनी फंक्शन, जो हम कहते हैं यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, पर इंपैक्ट आ सकता है। वो जो साइंस हमने वॉच करने हैं, स्पेशली छोटे बच्चे और एडल्ट्स में, उनका कॉन्शियस लेवल क्या है, उन्होंने ओरल इनटेक कितना लिया है, लिक्विड कितना लिया है, और बच्चे ने या एडल्ट्स ने कितना यूरिन आउटपुट एस्टेब्लिश किया, मतलब कितनी बारी उन्होंने पेशाब किया है। अब पेशाब ना होना 6-8 घंटे के लिए, ये एक वार्निंग साइन है। कॉन्शियस ना होना या डिलेरियस होना या पूरा सेंसेस में नहीं होना वार्निंग साइन है। और मसल क्रैम्प्स वार्निंग साइन है। हेडेक, वॉमिटिंग वार्निंग साइंस है। जो पेशेंट्स हार्ट डिजीज के होते हैं उनमें एरिथमियास, मतलब एबनॉर्मल हार्ट रेट बहुत अचानक हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, उनके भी किडनी फंक्शन डैमेज हो सकता है।
बहुत जरूरी मैसेज है, स्पेशली जो आज के न्यू एज पेरेंट्स हैं। जब बच्चे को फ्लूइड रिप्लेनिश करना हो, एरिएटेड ड्रिंक्स ना दें। जो ये हमारे पूरा जो कॉन्सेप्ट आजकल है, ये कोक, पेप्सी, स्प्राइट, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। इसके साथ बच्चा और डिहाइड्रेट हो सकता है, एडल्ट्स और डिहाइड्रेट हो सकते हैं। दूसरी चीज, सिंपल फॉर्मूला है नमक चीनी का घोल। 1 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक, 1 ग्लास क्लीन वाटर में चम्मच चम्मच करके सिप करके, वो एडिक्वेट है रिहाइड्रेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। पर अगर कोई भी सिम्टम घर में सेटल ना हो रहे हो तो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करने। होम रेमेडीज या ट्रेडिशनल मेडिसिन या और भी कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई नहीं करिए। तो संजीव, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। गर्मी जल्दी शुरू हो रही है, तापमान ज्यादा बढ़ रहा है, हीट वेव की अवधि जो है वो लंबी होने जा रही है। कई शहरों में तापमान जो 48 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। समय से पहले आपको तैयार करने की हमारी कोशिश है। गर्मी बढ़ने से किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा? पावर इंफ्रा कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। तेज गर्मी से एसी, कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से पावर डिमांड बढ़ती देखने को मिलेगी और इनसे जुड़ी, इन सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं उन पर ज्यादा कह सकते हैं पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को भी फायदा मिलता दिखेगा और पेय पदार्थ की मांग जो है वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्विकली महेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, इस साल तापमान पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से किन महीनों में सबसे ज्यादा ये प्रभावी होगा और अभी से आपके हिसाब से लोगों को हीट वेव से बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए? देखिए, हीट वेव से बचने के लिए जो डॉक्टर साहब ने बताया है, डॉक्टर संजीव ने, अभियानिका ने जो बताया है, वो तो करना ही करना है। लेकिन क्या होता है कि जब ये ह्यूमिडिटी जब बढ़ना शुरू हो जाती है, जब हवाएं चेंज होना शुरू हो जाती हैं, जब मानसून काफी नजदीक आ जाता है, उस समय खास करके जून के शुरुआत में हम देखते हैं कि पहले जो मानसून आता है केरल में आता है, उसके बाद ये आपका महाराष्ट्र और साउथ इंडिया से होता हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर पहुंचता है और बंगाल की खाड़ी से टर्न लेकर के ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड यहाँ तक आता है। इधर इस इलाके में तो जून के महीने में थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से उत्तर भारत में पहुंचती हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये जो इलाके हैं इसमें उमस बढ़ जाती है और उस समय जो आपका है कि हीट वेव और ये क्या कहते हैं सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया था कि पसीना सूख नहीं पाता। तो जो एक तो ये जून का महीना जो शुरुआती दौर है, फर्स्ट हाफ है, वो काफी ज्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए खतरनाक हो जाता है और उसके बाद ये मार्च का महीना तो फिर भी निकल जाएगा। जो सेकेंड हाफ जो मार्च का है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि उड़ीसा में और ये राजस्थान में, गुजरात में टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, साउथ इंडिया में टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ज्यादातर जगह मिड 40s में टेम्परेचर आ जाते हैं, यानी कि 40 से 45 डिग्री के बीच में पहुंच जाते हैं। और जब हम मई का महीना देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो हीट होती है वो मई के महीने में होती है। उस समय जो राजस्थान के चुरू और फलौदी, ये जो इलाके हैं, यहाँ कभी कभी 49 और 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और उसी तरह से जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहां पर भी 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अप्रैल का महीना काफी ज्यादा गर्म होगा, मई का सबसे ज्यादा गर्म होगा और पहला हाफ जो इसका जून का होगा वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फियोनिका जी, बहुत ही कम समय है लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है, क्विकली, बेहद ब्रीफ में जवाब जानना चाहूंगी। किसी को अगर हीट वेव हो जाए तो पहले 10-15 मिनट में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, ये बताइए। सबसे पहले और साथ ही लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस, बदलाव लाने चाहिए ड्यूरिंग दैट टाइम? ठीक है, नॉर्मली हीट वेव में जैसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, या तो बहुत प्यास लग रही है, फटीग फील हो रहा है, टायर्डनेस फील हो रही है, तो मेनली हमें पानी, उसके अलावा ORS जो हमने अभी बात करी कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर और चुटकी भर नमक डाल के, जो रेडीली अवेलेबल है, अगर ORS अवेलेबल है तो वो लेना है, या नींबू पानी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले लिक्विड्स लेने हैं एज पर कैपेसिटी, बहुत ज्यादा और एक साथ भी नहीं, बट हाँ स्लोली
आप एक ग्लास थोड़ी देर बाद वापस 15 मिनट बाद रिपीट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में अगर हम देखें तो जैसे लाइट क्लोथिंग है, वट एवर यू आर वेयरिंग दैट शुड बी समथिंग जो हेल्प करे आपको नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में, तो बहुत ज्यादा कवर अप ना हो। बाहर है तो ऐसी प्लेस में चले जाए जहाँ पे यू कैन एक्चुअली रिमूव अ लॉट ऑफ लेयरिंग। नॉर्मल एक लेयर जो हो, जो हेल्प करे आपको नॉर्मल पर्सपिरेट करने में या फिर नॉर्मल फील करने में। और लिक्विड इनटेक जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में करते जाना है। रेस्टिंग कंडीशन में आ जाए, नॉर्मली लाइंग डाउन या फिर ऐसे कंडीशन में, एंड नॉर्मल टेम्परेचर, जरूरी नहीं है आपके पास एसी या ऐसा ही कुछ हो, बट नॉर्मल टेम्परेचर जो बाहर से अंदर घर जो इंडोर है वहां पर आना जरूरी रहेगा। और लिक्विड्स में अगर ये भी सारी चीजें नहीं है, बाहर का ही है, तो नारियल पानी विल ऑल्सो वर्क, बटर मिल्क ऑल्सो विल वर्क, एनीथिंग जो एक बार पानी, और सबसे अच्छा तो पानी जो सब जगह पे मिलेगा, तो सबसे पहले यही करना है। और अगर ये जो सिम्टम्स हैं वो रिलीफ नहीं होते हैं, सो देन यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर। जैसे हमें बहुत ज्यादा होम रेमेडीज भी नहीं करनी है। जब आपको हीट वेव जैसी कंडीशंस या सिम्टम्स आने लगते हैं, तो यू शुड लाइक व्हेन थिंग्स डोंट गेट नॉर्मल, आपको नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, टायर्डनेस नहीं जा रही है, थर्स्ट कम नहीं हो रही है, देन यू शुड कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर। अदरवाइज सिंपली रेस्टिंग एंड हाइड्रेटिंग योरसेल्फ ग्रेजुअली विल। एंड उस टाइम पे जैसे सर ने कहा कि प्लीज चाय, कॉफी। फियोनिका जी, महेश जी, संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। गर्मी का ये दौर सिर्फ मौसम नहीं, एक चेतावनी है। सावधानी ही बचाव है, क्योंकि हीट वेव से लड़ाई तैयारी से ही जीती जाती है। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहें 89 स्वदेश के साथ। नमस्कार।